तो आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है न्यू पॉलिसी फॉर पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी 2012। जी हाँ दोस्तों, PWD 2012 क्या था, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक इंक्लूसिव स्कूल से लिया गया है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। न्यू पॉलिसी इसमें क्या क्या कही गई है, उन सारे स्टूडेंट्स को जिन्हें डिजेबिलिटी या फिर स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, उन सारे बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविज़न क्या क्या दिया गया है, इस पॉलिसी के माध्यम से समझेंगे। इसके पहले मैंने जो बताया था PWD 1995 दोस्तों, तो PWD 1995 पर भी मैंने वीडियो बना दिया है। उसको अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में इंक्लूसिव एजुकेशन करके एक प्लेलिस्ट है, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। उसी में बहुत सारे चीज़ों को चेंज करके 2006 में भी पॉलिसी लाई गई थी, PWD पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी एक्ट 2006। उसके बाद फिर से उसको रिवाइज किया गया, कुछ ऐड ऑन किया गया और पॉलिसी 2012 लाया जाता है, और फिर 2016, 2019 इस तरह से टाइम टू टाइम चेंजेस किया जाता है दोस्तों, ताकि जो प्रेजेंट सिनारियो है, जो प्रेजेंट में बच्चों की नीड है, उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें पॉलिसी लाई जाती है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या आप नए हैं व्यूअर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो में हम आपको बताएंगे कि न्यू पॉलिसी पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी 2012 में क्या क्या कहा गया है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी स्पेसिफाइड डिजेबिलिटी को इसमें रखा गया, कितने कैटेगरी में रखा गया है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स देखेंगे, और भी बहुत सारे प्रोविजन देखेंगे। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया इस पॉलिसी में, गवर्नमेंट ने बेंचमार्क क्या तय किया है डिजेबिलिटी का। तो बने रहें अंत तक, इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाने में आपको हेल्प कर सकता है और आपको नॉलेज को भी डेवलप कर सकता है दोस्तों। ठीक है ना। अगर PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, और मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो लिंक है उसको क्लिक करके आप PDF फॉर्मेट में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी सारे यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये एक्ट जो पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी की बात हो रही है 2012, ये सबसे पहले आपको कब लागू किया है? सिंपल है, 2012 में लागू किया गया, इम्प्लीमेंटेशन है ना। और कह सकते हैं कि उस समय जम्मू कश्मीर स्टेट जो थी वहाँ 370 आर्टिकल्स थे, इस वजह से उस स्टेट को छोड़कर बाकी इंडिया के सारे स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है दोस्तों। अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर पॉलिसी बनाई क्यों जाती है, क्या क्यों पॉलिसी से क्या बेनिफिट होती है। तो सिंपल, यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं इंक्लूसिव स्कूल या इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है समावेशी शिक्षा। उन सारे बच्चों को भी मेन स्ट्रीम में जोड़ना, यानी नॉर्मल बच्चे के साथ स्पेशल चाइल्ड को ज़्यादा स्पेशलिटी की कुछ क्राइटेरिया होती है दोस्तों, उस क्राइटेरिया को फॉलो अगर करता है तो उसको मेन स्ट्रीम में नॉर्मल चाइल्ड और स्पेशल चाइल्ड दोनों को साथ में पढ़ाने की बात कही जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की बात कही जाती है, उन सारे बैरियर को रिमूव करने की बात कही जाती है पॉलिसी के अंदर में, जो सारे बच्चों को बेनिफिटेड होती है। तो यहाँ वैरियर एक वर्ड आता है कि कौन कौन सी ऐसी वैरियर आती है स्पेशल चाइल्ड। जैसे कि वैरियर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इकोनॉमिकली वैरियर आती है, इन्वायरमेंटल बैरियर आती है, इंस्टीट्यूशनल बैरियर आती है, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, स्ट्रक्चरल। इन सारे बैरियर को हटाकर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन बनाना, ओवरऑल पार्टिसिपेशन, फुल पार्टिसिपेशन की बात कही जाती है। समावेशी शिक्षा में फुल पार्टिसिपेशन की बात कही जाती है, और साथ ही साथ गिवर, केयर गिवर की बात कही जाती है। उन सारे सपोर्टिव सिस्टम की बात कही जाती है जिससे बच्चे को बेनिफिट हो। ठीक है ना, सपोर्ट सिस्टम, असिस्टेंट सिस्टम की बात कही जाती है।
इसमें बात करें जो लैंग्वेज का यूज किया जाता है जो कम्युनिकेशन करने के लिए, वो काफ़ी सिंपल हो, अंडरस्टैंडिंग हो, समझ में आए सबको और सबको ध्यान में रखकर। जब आप इंक्लूसिव स्कूल की बात करते हैं तो उन सारे बच्चों को भी ध्यान में रखा जाता है जो स्पेशल है। उस हिसाब से डिस्प्ले की क्वालिटी, ब्लैक बोर्ड की क्वालिटी, स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। जैसे कि अगर हम बात करें जो स्क्रिप्ट होती है, जो टेक्स्ट होती है, वो आपको ब्रेल लिपि में भी होनी चाहिए, टैक्टाइल होनी चाहिए, डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन, जिससे बच्चे अच्छे से देख सके। अगर क्लास में मैक बॉक्स की सिस्टम होनी चाहिए ताकि उन सारे बच्चों को भी हेल्प हो सके जो थोड़ा सा स्पेशल्ड है, जो सही से सुन नहीं पाते हैं, हियरिंग प्रॉब्लम्स है उनको, तो वो भी सुन सके। तो इस तरह का क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वेल इक्विप्ड और काफ़ी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, है ना। बात करें और भी चीज़, तो रैम की फैसिलिटी, रैम जैसे सीढ़ियाँ जो होती है, नॉर्मल चाइल्ड सीढ़ियों पर तो चल जाती हैं, लेकिन जो रैम्प की फैसिलिटी की बात कही गई, वैसे चाइल्ड जो चलने में प्रॉब्लम है उनको, तो रैंप्स पर बैठकर सेकंड फ्लोर पर क्लासेज अगर है तो वहाँ पर वो पहुँच सकते हैं। इस तरह का फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ना। और इसीलिए पॉलिसी बनाई जाती है कि कौन कौन सी जो बुनियादी चीज़ें हैं, है ना, शिक्षा के लिए क्या क्या जरूरी है। जैसे कि पास्ट में क्या था जरूरी और अब क्या जरूरी है, तो पास्ट को देखकर प्रेजेंट को क्या किया जाता है, सही किया जाता है फ्यूचर के लिए दोस्तों। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं इस पॉलिसी में, ये भी बात कही इंस्टीट्यूशन की बात कही है। पहले तो मैंने कम्युनिकेशन की बात कह दी है कि इसमें लैंग्वेज इंक्लूड लैंग्वेज हो जाती है, डिस्प्ले टेक्स्ट, ब्रेली, टेक्सटाइल की हो गई, साइन लैंग्वेज, प्रिंट लैंग्वेज, ये सबको इंक्लूड करना था। ऑडियो विजुअल, प्लेन लैंग्वेज, ह्यूमन, मतलब ये सारे फैसिलिटी इस पॉलिसी में बात कही गई इंक्लूड करने की। दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि इंस्टीट्यूशन कहने का मतलब है कि डिजेबिलिटी, नॉर्मल चाइल्ड के साथ जो डिजेबिलिटी बच्चे पढ़ रहे हैं, स्पेशल चाइल्ड बच्चे पढ़ रहे हैं, तो किस प्रकार के इंस्टीट्यूशन, किस प्रकार की प्रोटेक्शन उन्हें चाहिए। तो केयर चाहिए, केयर, प्रोटेक्शन, एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन और एनी अदर सर्विसेज उन्हें चाहिए ताकि उनकी नीड को फुलफिल किया जा सके दोस्तों। ये आपका इंस्टीट्यूशन में आ जाएगा दोस्तों। जो गवर्नमेंट है वो नेशनल कमीशन बनाती है। कमीशन कहने का मतलब, जो डिजेबिलिटी की अगर सेक्शन की बात करें तो आर्टिकल 84, सेक्शन 84 में ये मेंशन है, डिजेबिलिटी से रिलेटेड सारे नीड, सारे फैसिलिटी, सारे प्रोविजंस को मेंशन किया गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे एक्ट है, लेकिन स्पेशल इस एक्ट को प्रिविलेज दिया गया है 84 को दोस्तों। दूसरी बात करते हैं कि बेंचमार्क, डिजेबिलिटी की बेंचमार्क कितनी तय की गई है। तो कोई भी बच्चा अगर मान लेते हैं कि 40 से कम हो, यानी जिनकी डिजेबिलिटी 40% से कम होगा, उनको कहा गया है कि उसको डिजेबल नहीं कहते हैं दोस्तों, यानी मिनिमम 40% होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह का इंक्लूसिव एजुकेशन में रखा जाता है। लेकिन अगर हाईएस्ट परसेंटेज आ जाती है डिजेबिलिटी की, जैसे कि 70-80, तो उसको सीवियर प्रॉब्लम कहते हैं दोस्तों। तो सीवियर प्रॉब्लम वाले बच्चों को स्पेशल स्कूल की बात कही गई है, उसको हम इंक्लूसिव में ना रखकर स्पेशल स्कूल की बात कही गई है, वहाँ पर उनको शिफ्ट करते हैं, नॉर्मल चाइल्ड के साथ उन्हें नहीं पढ़ाते हैं। तो कह सकते हैं 40 to 60 जो बेंचमार्क तय किया गया है कि उनकी 40% डिजेबिलिटी होनी चाहिए, नॉट लेस देन 40%, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। रिस्पॉन्सिबल एकोमोडेशन की अगर हम बात करें तो एकोमोडेशन, जैसे कि अगर बच्चा अपने घर से स्कूल पहुंचने में बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स हो रही है ना, तो मेजोरिटी को देखते हुए उस टाइप से स्कूल बनाने की प्रावधान किया गया है कि घर से एकोमोडेशन नज़दीक होनी चाहिए, फैसिलिटी देनी चाहिए, वी नीड पार्टिकुलर केसेस, इस तरीके की बातें कही गई। विथ डिजेबिलिटी, विथ इंजॉयमेंट और एक्सरसाइज ऑन ए इक्वल बेसिक्स विथ अदर ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम, उन सारे फंडामेंटल फ्रीडम, जॉयफुल मोमेंट को शेयर करना है, प्रोवाइड करना है बच्चों को जो डिजेबल्ड हैं। जो नॉर्मल चाइल्ड के बच्चों को जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, उन सारे चीज़ों को भी उस स्पेशल चाइल्ड, उस डिजेबल चाइल्ड को प्रोवाइड करनी है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, कोई बायसनेस नहीं करना है, किसी प्रकार का भेदभाव
नहीं होनी चाहिए। सर्विस का मतलब अगर हम बात करें तो सर्विस मीन्स सर्विस प्रोवाइडेड बाय मेंबर ऑफ एनी प्रोफेशन और ट्रेड। गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों कि सर्विस प्रोवाइड करती है, तो इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ अगर किसी और भी बॉडी को, जैसे कि एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है दोस्तों, वो भी क्या कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, ताकि बच्चों को हेल्प किया जा सके। तो उस तरह का सर्विस में बहुत सारे हो सकते हैं। सर्विस रिलेटिंग बैंकिंग हो सकता है दोस्तों, फाइनेंस, एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, रिहैबिलिटेशन हो सकता है, रिहैबिलिटेशंस, इंटरटेनमेंट हो सकता है, रिक्रिएशन एंड हॉस्पिटैलिटी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल हो सकती है दोस्तों, और टेलीकम्युनिकेशन। इस प्रकार की सर्विसेज उन सारे स्पेशल चाइल्ड को प्रोवाइड किया जाना चाहिए जिनकी डिजेबिलिटी 40% से अबव है, कम नहीं होना चाहिए। तो इन सारे में उस हिसाब से जिनको जैसा नीड है दोस्तों, उस हिसाब से उन्हें सर्विस प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इन सारे पॉलिसी में यही सारी चीज़ें बात कही गई थी कि कौन कौन से सर्विस की बात कही गई, प्रोवाइड किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड किया जाना चाहिए, किस प्रकार की कम्युनिकेशन लैंग्वेज होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन कैसे होनी चाहिए, कौन कौन से बैरियर को हटाकर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेसिफाइड डिजेबिलिटी मीन्स, यानी कैटेगरी क्या है डिजेबिलिटी का, किस किस टाइप की डिजेबिलिटी होती है दोस्तों, है ना। इसके बाद जो मैं आपके लिए जो वीडियो लाऊंगा वो 2016 यानी PWD 2016 पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी 2016 एक्ट को भी डिस्कस करूंगा। जनरली उसमें कितने टाइप की डिजेबिलिटी होती है वो भी हम लोग देखेंगे। पहले हम इसमें देखते हैं स्पेसिफाइड डिजेबिलिटी मीन्स। तो दोस्तों इसमें हम जनरली बात करेंगे जो होते हैं सबसे ज़्यादा, इसमें आप लगभग 18 के करीब, यानी 18 डिजेबिलिटी कैटेगरी स्पेसिफाइड किया गया है, इस एक्ट में मेंशन किया गया। उन सारे को देखते हैं दोस्तों क्या क्या है। स्पेक्ट्रम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर टाइप का डिजेबिलिटी डाला गया है इसमें दोस्तों। ब्लाइंडनेस, सेरेब्रल पाल्सी, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, डीफ ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में प्रॉब्लम, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी, जो समझ अपने आप को बैठा नहीं सकता, समावेश नहीं कर सकता, परिवेश में एडजस्ट नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं लेप्रोसिकर्ड, लोकोमोटर डिजेबिलिटी, लो विजन, मेंटल इलनेस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इस टाइप के डिजेबिलिटी को डिजेबिलिटी इस कैटेगरी में डाला गया है दोस्तों। कुछ और भी है जैसे कि स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी, स्पीच एंड लैंग्वेज डिजेबिलिटी, थैलेसीमिया डिजेबिलिटी, मल्टीपल डिजेबिलिटी। इस सारे बीमारियों से अगर इन सारे प्रॉब्लम बच्चों के अंदर, लोगों के अंदर में है, तो उनको डिजेबिलिटी को स्पेसिफाई किया गया है ना। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे गाइडिंग प्रिंसिपल्स। अब इन सारी चीज़ों के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स में हम लोग क्या क्या होता है, इस पॉलिसी में गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या है देख लेते हैं दोस्तों। गाइडिंग प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि रिस्पेक्ट, किसी की जो डिग्निटी होती है उनको रिस्पेक्ट करना है। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इंक्लूडिंग फ्रीडम टू में, उन्हें स्वतंत्र फ्रीडम प्रोवाइड करनी है, उनकी चॉइस को, उनको चॉइस जो जो भी हो चॉइस उनको रखते हैं, उनको आज़ादी देनी है चूज करने की, और उन्हें इंडिपेंडेंस रखना है, स्वतंत्र रखना है, और उन्हें उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो कुछ भी हो, नॉर्मल चाइल्ड हो या स्पेशल चाइल्ड हो। दूसरी बात इनकी जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स में आता है दोस्तों, नॉन डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन की बात कही गई है, पूरी पार्टिसिपेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि ये बच्चा कर सकता है या नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी है फुल पार्टिसिपेट करने की, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से वो आगे बढ़ सकते हैं। इंक्लूजन इन सोसाइटी। दूसरी अगर हम बात करें दोस्तों, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी। जो भी पर्सन डिजेबिलिटी से बिलोंग करते हैं उन्हें रिस्पेक्ट देनी है। रिस्पेक्ट देने से उनकी मोटिवेशन, उनकी जो मेंटली कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, कॉग्निटिव उनकी जो कह सकते हैं उनमें अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आती है दोस्तों कुछ करने की, है ना।
तो ह्यूमन डाइवर्सिटी और ह्यूमैनिटी, जो भी ह्यूमन का मतलब ही होता है कि एक मानव जो होता है सोशल एनिमल्स होते हैं, और ऐसा नहीं डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल भी नहीं करना, हम एक दूसरे से सब यहाँ पर इक्वल है, इस तरह का चीज़ों को हमें आइडिया अवेयरनेस मैसेज को स्प्रेड करनी है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कही, सारे बच्चों को, सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की बात कही गई। एसेसिबिलिटी की बात कही गई है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स में इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, है ना, मेन और वुमेन की कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करनी है, इक्वालिटी करनी है। रिस्पेक्ट फॉर द इवॉल्विंग कैपेसिटी चिल्ड्रेन विथ डिजेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट ऑफ चिल्ड्रेन विथ डिजेबिलिटी टू प्रिजर्व देयर आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ों को बात कही गई है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी और जस्टिस क्या है। इस पॉलिसी में 2012 जो है न्यू पॉलिसी है ना, पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी 2012 क्या है देखते हैं दोस्तों आज सबसे पहले कि राइट टू लाइफ एंड पर्सन लिबर्टी, लिबर्टी आज़ादी की बात कही गई, राइट टू लाइफ की बात कही गई। तो कह सकते हैं कि लिबर्टी ग्रांटेड बाय आर्टिकल 21, संविधान के 21 में आर्टिकल्स में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि सारे को लिबर्टी, आज़ादी है ना, डिग्निटी, उनकी पर्सनल जो लिबर्टी है उनको आज़ाद करना है, उनको आज़ादी देनी है, फ्रीडम देनी है ना। तो कह सकते हैं कि इक्वल बेसिस पर, तो यहाँ पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिजेबिलिटी, किसी को भी उसकी डिजेबिलिटी के वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं करनी है, ठीक है ना। राइट टू लाइव इन द कम्युनिटी, सबको आज़ादी है, सबको अधिकार है कम्युनिटी में रहने का, चाहे वो ऐसा नहीं है किसी को आप उसकी डिजेबिलिटी के प्रॉब्लम के वजह से उसको कम्युनिटी से आप कॉम से बाहर कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। तो उन्हें राइट टू लिव इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी में रहने के लिए आज़ादी और राइट देनी है ना। ऑल पर्सन्स विद डिजेबिलिटी शैल हैव द राइट टू लिव इन द कम्युनिटी विद चॉइस इक्वल टू अदर्स। नेक्स्ट जो बात करते हैं दोस्तों, राइट टू इंटेग्रिटी, एवरी पर्सन विद डिजेबिलिटी हैज राइट टू रिस्पेक्ट फॉर हिज और हर फिजिकल एंड मेंटल इंटेग्रिटी। तो सारे लोग की ये अधिकार है कि वो एक दूसरे की फिजिकल और मेंटल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करे और एक दूसरे को मतलब आज़ादी है और सबको इक्वली ट्रीट करे। नेक्स्ट जो है कि इन्हें आज़ादी जो इस आर्टिकल्स में मेंशन किया गया, प्रोटेक्शन करनी है उस सारे टॉर्चर्स को, उन सारे क्रुएलिटी को जो समाज में विद्यमान है अगेंस्ट डिजेबिलिटी कह सकते हैं, तो इसे प्रोटेक्शन देनी है। डिगार्डिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, उन्हें पनिशमेंट प्रोवाइड, मतलब कह सकते हैं कि अगर कोई एक बंदा कोई डिजेबल पर्सन को टॉर्चर कर रहा है तो उसको प्रोटेक्शन देनी है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूज, एब्यूज वगैरह से प्रोटेक्शन देनी है। वायलेंस और एक्सप्लॉइटेशंस, इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करनी है, इस आर्टिकल में मेंशन है दोस्तों इस एक्ट में। राइट टू होम एंड फैमिली, उन्हें समाज में रहने की, घर में रहने की, उन्हें फैमिली बनाने का अधिकार है। डिजेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि वो आउट ऑफ फैमिली हो जाएंगे। नो चाइल्ड विद डिजेबिलिटी शैल बी सेपरेटेड, उसे पेरेंट्स से अलग नहीं रखना है, उनको आप पेरेंट्स के साथ रखनी है, फैमिली के साथ रखना है, क्योंकि डिजेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि सेपरेटेड कर देंगे, सेग्रीगेट कर देंगे। फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है, उन्हें आज़ादी देनी है ना, ठीक है। राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं कि उन्हें फुल कंप्लीट पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की मौका देने। इसी वजह से सरकार क्या करती है कि जब भी आप वोटिंग होती है दोस्तों, तो वहाँ पर देखेंगे डिजेबल पर्सन्स को, स्पेशल पर्सन्स को सेपरेट क्यू होता है, सेपरेट क्यू होती है, ताकि एक अलग क्यू होता है, ताकि उन्हें स्पेशल प्रोविज़न के तहत वो जल्दी उन्हें वोट देने का, है ना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उन्हें पोलिंग बूथ पर बहुत सारे रैंप, चेयर, इस तरीके का ब्रेल स्क्रिप्ट प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो सही से अपने वोटिंग राइट्स को यूज कर सके दोस्तों। तो इस तरीके का गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इसमें मेंशन है दोस्तों। अगर एजुकेशन की बात करें तो आपको मालूम है कि डिजेबल चाइल्ड के लिए आपको 18 ईयर्स तक, 6 to 18 है ना, नॉर्मल चाइल्ड 6 to 14 है और
डिजेबल्ड चाइल्ड के लिए, स्पेशल चाइल्ड के लिए 6 to 18 है दोस्तों। तो इसमें यही बात किया गया है कि बिना डिस्क्रिमिनेशन किए हुए सारे बच्चों को आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। उन सारे बच्चों को स्पोर्ट्स में, रिक्रिएशन और लीजर एक्टिविटी, सारे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका देनी है और उन्हें सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। बिल्डिंग जो होनी चाहिए एजुकेशन के लिए सारे बच्चों के लिए, चाहे नॉर्मल हो चाहे डिजेबल्ड हो, एकदम अच्छी होनी चाहिए। कैंपस वेरियस फैसिलिटी के साथ होनी चाहिए उन सारे डिजेबिलिटी बच्चों के लिए भी, कोई डिस्क्रिमिनेट सेग्रीगेट नहीं करना है। प्रोवाइड रीजनेबल एकोमोडेशन, उन सारे एकोमोडेशन को प्रोवाइड करनी है जो उनके लिए ज़रूरी है ना। इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के बेस पर भी, इंडिविजुअल जो बच्चे की ज़रूरी है उसकी इंडिविजुअलिटी, स्पेशल नीड को देखते हुए प्रोवाइड भी करनी है। मॉनिटरिंग करना है पार्टिसिपेशन की, प्रोग्रेस इन टर्म्स अटेनमेंट लेवल्स की, टाइम टू टाइम करते रहना है कि वो सही से जो चीज़ प्रोवाइड की गई है वो उनकी फैसिलिटी उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान देना है। कंप्लीट ऑफ एजुकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट विथ डिजेबिलिटी, सारे बच्चों को रिस्पेक्ट करना है, सारे बच्चों को एक दूसरे से प्रेम जैसे फीलिंग को डेवलप करनी है, ग्रोथ करवानी है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं स्पेशल प्रोविजंस फॉर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी। मैंने ये बताया कि जो बेंचमार्क है वो डिजेबिलिटी की 18 साल है और परसेंटेज की बात करें तो मोर देन 40% है दोस्तों, है ना। इन नेबरहुड स्कूल्स एज फार एज पॉसिबल, ज़्यादा कोशिश हो कि पड़ोस में ही स्कूल खोली जाए, प्रोवाइड किया जाए। स्पेशल स्कूल की बात कही गई है अगर ज़रूरी है तो। रिजर्वेशन हायर एजुकेशन की बात कही, हायर एजुकेशन में, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जॉब भी है वहाँ पर भी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था 1995 में आपका 3% और 1% की बात कही गई है। तो रिजर्वेशन कोटा होनी चाहिए हर एक फील्ड में, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, है ना। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी है, चीज़ों रिसोर्स प्रोवाइड करनी, ताकि उनको ऐसा फील नहीं हो कि वो अपने समाज में ही रहकर वो अकेला फील कर रहे। तो इस तरह का प्रोविज़न, इस तरह का पॉलिसी इस एक्ट में चीज़ों को, सब्जेक्ट को, एलिमेंट्स को डाला गया है दोस्तों। तो आई होप ये टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी शेयरिंग हमारी मोटिवेशन का पैनेशिया का काम करता है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।